हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा सेशन अगेन उसी सीरीज पे है जो कि हमने एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्टार्ट की है। अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े हो तो आपको पता होगा कि हमने एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत सारे जो रेलेवेंट टॉपिक्स है उन पे डिस्कशन स्टार्ट किया है। फर्स्ट क्लास में हमने आईटीआर फॉर्म्स पे डिस्कशन किया था और सेकेंड क्लास में हमने क्रेडिट कंट्रोल पे डिस्कशन किया था। देन नेक्स्ट जो हमने 3 क्लास अपलोड किए ना उसमें मैच द फॉलोइंग पे डिस्कशन किया है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। अगेन हम बता दें कि ये सीरीज हर एक यूनिवर्सिटी, चाहे सीयूईटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जामिया मिलिया इस्लामिया, एचपीयू, ओडिशा सीपीईटी, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सारे क्लासेस आपके लिए बहुत रेलेवेंट है। हमने इस सीरीज की प्लेलिस्ट बना दी है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और इन सीरीज की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलो फिर नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस पे डिस्कशन करते हैं एंड नेक्स्ट क्लास में हम लास्ट 10 एमसीक्यूज पे डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू मैच द फॉलोइंग और उसके बाद कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब देखो, मेजर्स टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन के लिए बात करें तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन दिया है लिबरलाइज द इनफ्लो ऑफ एफडीआई। बेसिकली गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं जिसके थ्रू फॉरेन कंपनीज को लिबरल किया गया या फ्री किया गया कि वो डायरेक्टली हमारी कंट्री में, दैट इज इंडिया में, इन्वेस्ट कर पाए। ठीक है, तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉसिबल हुआ, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लिबरलाइज द इनफ्लो ऑफ एफडीआई। देन ऑफ शोरिंग की बात करें तो पहले समझ लो कि व्हाट इज ऑफ शोरिंग। अब देखो, ऑफ शोरिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे हर कंपनी की बात करें तो उनका अपना एक हेडक्वार्टर होता है। ऑफ शोरिंग अलाउ करता है कि आप अपने बिजनेस ऑपरेशन को दूसरी कंट्री में भी रिलोकेट कर पाओ। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्लोबलाइजेशन। देन फेरा की बात करें तो इसको रिप्लेस किया गया बाय फेमा। ठीक है, फेरा का फुल फॉर्म था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट और फेमा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। एंड मिस्टर आर्थर डंकल की बात करें तो ये रिलेटेड थी यूरिगरी राउंड से। ठीक है, तो करेक्ट सीक्वेंस देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी। ए का करेक्ट आंसर है 4, बी के लिए करेक्ट आंसर है 1, सी के लिए है 2 और डी के लिए है 4। ये 3 होगा, तो करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा 3 1 2 4 जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में दिया है। ठीक, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहां देखो ऑप्शन में दिया हुआ है वाइडर मार्केट, टर्न की प्रोजेक्ट्स, एक्सपैंडिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटीज एंड जियोसेंट्रिक अप्रोच। अच्छा, वाइडर मार्केट की बात करें तो वाइडर मार्केट बेसिकली एडवांटेजेस है इंटरनेशनल बिजनेस का, है ना। अगर इंटरनेशनल बिजनेस भी है तो उसका ऑप्शन क्या होगा वाइडर मार्केट के, आपके पास सेल करने के लिए जो मार्केट एरिया है वो बड़ा होगा। टर्न की प्रोजेक्ट्स की बात करें तो बेसिकली टर्न की प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, जहां सप्लायर रिस्पॉन्सिबल होता है पूरे प्रोजेक्ट के लिए और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है वो क्लाइंट को हैंड ओवर कर देता है। ठीक है, तो टर्न की प्रोजेक्ट्स की बात करें तो ये एक तरह का मोड ऑफ एंट्री है। क्लियर। देन एक्सपैंडिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटीज, ये गोल है ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस जब भी आप करते हो तो नो डाउट आपका मोटिव क्या होता है कि आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटीज को बढ़ाओ, दैट इज सप्लाई को बढ़ाओ। क्योंकि आपको पता है कि जो चीज पहले आप डोमेस्टिकली सेल कर रहे थे अब वो आप इंटरनेशनल लेवल पे भी सेल कर पाओगे। तो नो डाउट जब आप अपनी सप्लाई बढ़ाओगे उसी के अकॉर्डिंग आप डिमांड मीट कर पाओगे। आपको पता है कि पहले डिमांड सिर्फ डोमेस्टिकली थी, अब इंटरनेशनल लेवल पे भी है तो डिमांड तो इंक्रीज हो गई, तो आपको सप्लाई भी बढ़ानी होगी, दैट इज अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटीज भी बढ़ानी होगी। एंड जियोसेंट्रिक अप्रोच, ये एक स्टेज है ग्लोबलाइजेशन का। यहां बेसिकली क्या होता है ना कि जो सप्लायर है, जो कंपनीज है, वो पूरी की पूरी वर्ल्ड को एक मार्केट की तरह देखती है। अगेन ग्लोबलाइजेशन से आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप इंडिया में तो अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, बाहर भी अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो फॉरेन कंट्रीज में, है ना। तो यहाँ बेसिकली जियोसेंट्रिक अप्रोच का मतलब ही यही होता है कि जहां पे आप पूरे वर्ल्ड को एक मार्केट की तरह देख रहे हो कि आपका प्रोडक्ट डोमेस्टिकली तो सेल होगा ही होगा बट इंटरनेशनल लेवल पे भी सेल होगा, तो आपके लिए पूरी की पूरी दुनिया क्या हो गई, एक तरह का मार्केट हो गया जहां पे आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। तो बेसिकली ये स्टेज है किसका, ग्लोबलाइजेशन का। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, ए बी सी डी। वाइडर मार्केट एडवांटेज है, टर्न की प्रोजेक्ट मोड ऑफ एंट्री है, एक्सपैंडिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटीज ये गोल है और जियोसेंट्रिक अप्रोच स्टेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन है। तो करेक्ट सीक्वेंस हो गया 3 1 2 4। देख लेते हैं ये कहाँ गिवन है। देखो यहां दिया हुआ है बी ऑप्शन में 3 1 2 4, तो करेक्ट सीक्वेंस हो गया बी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास ऑप्शन में दिया हुआ है टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। देखो टैक्स प्लानिंग हम बेसिकली कैसे करते हैं कि इनकम टैक्स में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस है, बहुत सारे ऐसे सेक्शंस है जिनसे हम करेक्ट तरीके से अपने इनकम को डिडक्ट कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे टैक्स प्लानिंग का एक सबसे अच्छा एग्जांपल हो गया कि हमारे पास जो डिडक्शंस अवेलेबल है 80C टू 80U। अब हमें पता है कि अगर हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं अप टू 1,50,000, एनएससी में इन्वेस्ट करते हैं अप टू 1,50,000, तो हम इनका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये आपकी टैक्स प्लानिंग हुई और यहाँ पे आप कंप्लीटली इनकम टैक्स को फॉलो करके डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, अपनी इनकम को घटा रहे हो। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अवेलिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 10A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। यहाँ 10A दिया हुआ है, वैसे 80C टू 80U भी हम लोग ले सकते हैं। देन टैक्स अवॉइडेंस की बात करें, अवॉइडेंस मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि हम जानबूझ करके उसको अवॉइड कर रहे हैं। तो अवॉइड कैसे कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमने एक्ट के प्रोविजंस को गलत तरीके से समझा हो, दैट इज मिस इंटरप्रिटिंग द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। देन टैक्स इवेजन की बात करें, इवेजन मतलब होता है चोरी, जहां पे आप अपनी इनकम को क्या कर रहे हो, घटा करके दिखा रहे हो, जिसको हम लोग कह सकते हैं अंडर स्टेटमेंट ऑफ इनकम, जो कि हमारे पास ऑप्शन 2 में दिया अंडर स्टेटमेंट ऑफ इनकम। एंड लास्ट है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। इसके लिए एक ऑप्शन बचा है मेकिंग सुटेबल अरेंजमेंट ऑफ टीडीएस। सबको पता है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो यहाँ आप क्या कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें भी कहीं ना कहीं आप चोरी नहीं कर रहे हो या आप मिस इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहे हो, जो भी टैक्स से प्रोविजन है आप उनका बेनिफिट ले रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। अब सीक्वेंस देख लेते हैं, करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। ए के लिए करेक्ट ऑप्शन था थर्ड, बी के लिए था 4, सी के लिए था 2 और डी के लिए था 1। अगेन करेक्ट सीक्वेंस हो गया 3 4 2 1, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 रिपीटेड है, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, फिर से बता देते हैं कि अगर हम लोग प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो ये रिलेटेड है पीटर एफ ड्रकर से, जिसको हम फादर ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट ये रिलेटेड है ओलिवर शेल्डन से। साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ.डब्ल्यू. टेलर। जर्नल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन हेनरी फ्योल। ये क्वेश्चन बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। 4 3 2 1, करेक्ट सीक्वेंस है बी 4 3 2 1। ठीक, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन भी इक्वली रिलेवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां हमारे पास पूछा है फंड फ्लो एनालिसिस, कॉमन साइज पीएल अकाउंट, एबीसी एनालिसिस एंड डेट कलेक्शन पीरियड। एक एक पॉइंट देखते हैं। अगर फंड फ्लो एनालिसिस की बात करें तो फंड फ्लो एनालिसिस के लिए एक तो दिया है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, एक दिया मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। तो फंड फ्लो एनालिसिस में बेसिकली हम लोग किसकी बात करते हैं, करंट एसेट की और करंट लायबिलिटीज की। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। कॉमन साइज पीएल अकाउंट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से रिलेटेड है। एबीसी एनालिसिस, बेसिकली एबीसी एनालिसिस क्या है, जहां पे हम लोग अपनी इन्वेंट्रीज को 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है, बी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो लीस्ट इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और सी जो कि बिल्कुल लीस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज होती है इन्वेंट्रीज की, और उसी के अकॉर्डिंग उस पर आपको चेक भी रखना होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल से रिलेटेड मेथड। और डेट कलेक्शन पीरियड ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का पार्ट है, क्योंकि डेट कलेक्शन पीरियड डीसीपी बेसिकली वर्किंग कैपिटल किसको शो करता है, अगेन करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को। तो ये हमारा रिलेटेड है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से। ठीक है, जब भी हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो डेट कलेक्शन पीरियड, क्रेडिट पेमेंट पीरियड, ये सारी चीजें ना बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, अब चलो सीक्वेंस देख लेते हैं, इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। ए के लिए हो जाएगा थर्ड, बी के लिए हो जाएगा 4, सी के लिए हो जाएगा 1 और डी के लिए हो जाएगा 2। करेक्ट सीक्वेंस है 3 4 1 2, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। एक नेक्स्ट, ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, अकाउंट से रिलेटेड है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग।
अब समराइजिंग बेसिकली तो हम लोग ट्रायल बैलेंस में करते हैं, बट हमारे पास जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर होगा अकाउंटिंग, क्योंकि अकाउंटिंग मतलब भी क्या होता है कि अकाउंट जो प्रोसेस होता है, सबको पता होगा कि बुक कीपिंग का जो प्रोसेस होता है वो होता है अप टू लेजर, और उसके बाद का जो प्रोसेस होता है ट्रायल बैलेंस बनाना, पीएल बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ये प्रोसेस है रिलेटेड टू अकाउंटिंग। ठीक है, तो नो डाउट ये जो समराइजिंग का कॉन्सेप्ट है ये किस में आया, अकाउंटिंग में आया। देन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन बेसिकली तो जर्नल में होता है, बट एज पर गिवन ऑप्शन बुक कीपिंग होगा, क्योंकि बुक कीपिंग में अप टू लेजर तक का पार्ट है ना, तो ये सब रिकॉर्डिंग से ही रिलेटेड है। देन जर्नलाइजिंग, ये रिलेटेड हो गया जर्नल से, और पोस्टिंग रिलेटेड हो गया लेजर से। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, ए बी सी डी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 3 1 2, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी 4 3 1 2। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है मैटर्स रिलेटिंग टू डिविडेंड, मैटर्स रिलेटिंग टू लिक्विडिटी, मैटर्स रिलेटिंग टू फाइनेंस एंड मैटर्स रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट। देखो, अगर हम लोग डिविडेंड की बात करें तो जो हमारे पास ऑप्शन दिया है उसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रॉफिट एलोकेशन, है ना, क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट आता है, कंपनी का जो प्रॉफिट होता है नेट प्रॉफिट, उसी में से वो बेसिकली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसी में से वो कुछ पोर्शन रखती है एज रिटेन्ड अर्निंग, है ना। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है बेटा, उसी में वो कुछ पोर्शन रिटेन करके रखती है, जिसको हम लोग रिटेन अर्निंग कहते हैं। ठीक, इसको कंपनी यूज कर सकती है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब उनको पैसे की जरूरत पड़े, और नेट प्रॉफिट में से ही कंपनी डिसाइड करती है कि वो कुछ पोर्शन डिविडेंड का देगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन था मैटर्स रिलेटिंग टू डिविडेंड, तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रॉफिट अलोकेशन। देन मैटर्स रिलेटिंग टू लिक्विडिटी, लिक्विडिटी की बात करें तो हमेशा हम किसकी बात करेंगे, शॉर्ट टर्म असेट मिक्स की, जैसे करंट रेशियो हो गया, क्विक रेशियो हो गया। देन मैटर्स रिलेटिंग टू फाइनेंस, अब फाइनेंस की बात करें तो कैपिटल मिक्स, लॉन्ग टर्म असेट मिक्स, नो डाउट कैपिटल मिक्स, क्योंकि हमें ये देखना होता है ना कि हम कितना पोर्शन डेट का रखें, कितना पोर्शन इक्विटी शेयर का रखें, कितना पोर्शन प्रेफरेंस शेयर का रखें। एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जब भी बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म असेट की बात करेंगे, है ना, कि हमने कितना फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट किया, वहां से हमें कितना रिटर्न आ रहा है। जो सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन देख लेते हैं, ए बी सी डी। ए के लिए करेक्ट ऑप्शन है 4, बी के लिए है 1, सी के लिए है 2 और डी के लिए है 3। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो गया बेटा, 4 1 2 3, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो, ये जो एरर्स है ना, अगर हम लोग एरर्स की बात करें अकाउंट्स में तो टाइप्स ऑफ एरर में ये 4 तरह के एरर होते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड कंपेंसेटिंग एरर। इन चारों टॉपिक पे ना हमने बहुत डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। देखो, सबसे पहले बोला एरर अराइजेस व्हेन 2 और मोर एरर्स आर कमिटेड इन सच अ वे दैट द नेट इफेक्ट्स ऑफ दीज एरर्स आर नलिफाइड। जैसे मान लो हमारे 2 डेटर्स हैं, ए एंड बी। ए ने पैसा दिया पर गलती से हमने उसको बी के अकाउंट में डाल दिया, तो अल्टीमेटली तो डेटर अकाउंट ही इफेक्ट होगा ना। ठीक है, तो क्या ऐसे बुक्स पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ये एक ऐसा एरर है जहां आप गलती तो कर रहे हो बट वो कंपनसेट हो जा रही है आपस में, इसको हम कहते हैं कंपनसेटिंग एरर। The next है error arises when the transaction is recorded ignoring the distinction between the capital item and revenue item। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास सैलरी दिया हुआ है, तो नो डाउट ये रेवेन्यू आइटम है जिसको हमें ट्रेडिंग पीएल में रिकॉर्ड करना है, बट गलती से हमने इसको कहाँ डाल दिया, बैलेंस शीट में। ठीक है, तो इस तरह के एरर को हम कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, जहां आप गलती किसकी करते हो, कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम को ट्रीट करने में एरर करते हो। Error arises due to wrong recording, wrong casting, wrong carry forward, wrong posting, wrong balancing, etc. इसको हम कहते हैं error of commission। क्लियर, जैसे अगर मान लो जो कैरी फॉरवर्ड करना था किसी अकाउंट का 4000 करना था, आपने उसको 40,000 कर दिया, तो ये क्या है, ये एरर ऑफ कंपेंसेशन है। एंड लास्ट दिया हुआ है एरर अराइजेस व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज पार्शियली और कंप्लीटली ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जैसे मान लो आपने सेल किया है ए को, A2 सेल्स, तो आपने सेल बुक में तो डाला बट ए की बुक में नहीं डाला, ये क्या है, ओमिशन है। ठीक, या ये पूरी की पूरी एंट्री ही आपने पास नहीं की, तो ये एरर ऑफ ओमिशन है, जहां आपने गलती क्या किया
कि आपने वो एंट्री पूरी तरीके से या पार्शियल तरीके से बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की, तो ये हो जाएगा एरर ऑफ ओमिशन। क्लियर? अब ऑप्शन देख लेते हैं। ए के लिए मेरे पास करेक्ट ऑप्शन था कंपनसेटिंग एरर, बी के लिए करेक्ट ऑप्शन था 4, सी के लिए करेक्ट ऑप्शन था 1 और डी के लिए था थर्ड। तो करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा 2 4 1 3, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगेन ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया है सुपर प्रॉफिट मेथड, मैक्सिमम लॉस मेथड, बैलेंस मेथड, फीफो मेथड। नो डाउट अगर आप ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आपको पता होगा कि कौन सा मेथड हम किसके कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे सुपर प्रॉफिट मेथड है तो ये गुडविल के कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। वैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड दिया होता है या कैपिटलाइजेशन मेथड दिया होता है तो वो भी हम गुडविल के कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। मैक्सिमम लॉस मेथड ये यूज होता है पार्टनरशिप में, जब पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम कैलकुलेशन करते हैं कि कितने पार्टनर किस पार्टनर का कितना लॉस हुआ है, उसके लिए हम यूज करते हैं मैक्सिमम लॉस मेथड। बैलेंस मेथड ये ट्रायल बैलेंस के कैलकुलेशन के लिए होता है और फीफो मेथड ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए होता है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात करें तो इसके लिए लीफो भी है, फीफो भी है एंड वेटेड एवरेज मेथड भी है। ठीक है। अच्छा, हमने ना एक क्लास अपलोड की हुई है जहां हमने ये बताया है कि क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक कैसे अफेक्ट होता है फीफो मेथड के टाइम एंड लीफो मेथड के टाइम। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना ये डाउट होता है कि जैसे लीफो हम लोग यूज करते हैं, फीफो मेथड यूज करते हैं, इन्फ्लेशन के टाइम कौन सा मेथड यूज करते हैं, एंड लीफो फीफो मेथड जब यूज कर रहे हैं तो उस केस में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कब बढ़ के दिखेगी, कब घट करके दिखेगी। तो इसकी हमने डिटेल एक क्लास अपलोड की हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया, वो क्लास जरूर से कवर कर लेना। अब यहाँ ऑप्शन देख लो ABCD के लिए। ए के लिए करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, बी के लिए है 4, सी के लिए 1 और डी के लिए है 2। करेक्ट सीक्वेंस हो गया 3 4 1 2, 3 4 1 2। दिया हुआ है 3 4 1 2, ऑप्शन डी में दिया है तो करेक्ट आंसर होगा डी। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट क्लास में ना बस अब 10 MCQs और बचे हैं, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देखो लिखा है नॉर्मल डिमांड कर्व, तो नॉर्मल डिमांड कर्व किस तरीके से बनता है? इस तरीके से बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग राइट। ठीक। इनकम कंजम्पशन कर्व हमने बताया भी था, इनकम कंजम्पशन कर्व इस तरीके से बनता है, अपवर्ड टू द राइट, क्योंकि यहाँ इनकम के साथ नॉर्मल गुड्स का रिलेशन देखा जाता है जो कि हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो अपवर्ड्स टू द राइट हो जाएगा। देन इन इलास्टिक डिमांड कर्व हमने लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर इन इलास्टिक डिमांड कर्व की बात करें तो ये परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व है। ठीक है, कौन सा है? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व। तो इसमें हम लोग इस तरीके से डिमांड कर्व बनाते हैं ना, पैरेलल टू वाई एक्सिस, जिसको हम लोग वर्टिकल डिमांड कर्व भी कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है ना कि प्राइस मान लो पहले इतनी थी तो भी डिमांड हमारा इतना है, प्राइस इंक्रीज हुई तो भी डिमांड कांस्टेंट है, प्राइस डिक्रीज हुई तो भी हमारा डिमांड क्या है, कांस्टेंट है। ऐसा कब होता है? सॉल्ट के केस में होता है ना, ईडी इज इक्वल टू 0। आज अगर सॉल्ट 50 रुपए मिल रहा है तो भी आप एक पैकेट ही कंज्यूम करोगे, 100 रुपए पे मिलेगा तो भी एक पैकेट कंज्यूम करोगे, और फ्री में मिलेगा तो भी एक ही पैकेट कंज्यूम करोगे। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। एंड लास्ट ईयर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन टू परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स विल बी, दो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स की बात किया है तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक। अच्छा, एक और बात बता दें कि हमने वैसे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे पहले भी बताया कि बहुत डिटेल लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं जहाँ पे ना हमने सारे टॉपिक बहुत अच्छे से बताया कि क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में क्या होता है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री के केस में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट के केस में क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होगा। तो वो क्लास आप लोग जरूर से कर लेना, वहाँ हमने उसके बहुत सारे MCQs भी डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है, वो क्लास आप लोग जरूर से कवर कर लेना। तो यहाँ सीक्वेंस देख लेते हैं कि इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या आएगा। ए के लिए है 4, बी के लिए है नहीं, ए के लिए है 2, बी के लिए है 4, सी के लिए है 1 और डी के लिए है थर्ड इन्फिनिटी। 2 4 1 3 जो कि ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है,
तो ये ओवरऑल हमारे पास 10 एमसीक्यूज थे रिलेटेड टू मैच द फॉलोइंग। अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, सारे एमसीक्यूज बहुत अच्छे से कर लेना, और कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा हमने व्हाट्सएप के लिंक, साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो। एंड हमने लास्ट क्लास में भी बताया था कि हमने सीयूईटी, एचपीयू, ओडिशा सीपीईटी एंड जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड स्टडी मटेरियल ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है अपने ऐप पे। वहां से आप डायरेक्टली ये परचेज कर सकते हो। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, बट अगर क्लासेस से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई क्वेरी होगी तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। अब अगर आपको आज की क्लास यूजफुल लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। एंड अगर आपके अकॉर्डिंग कोई रेलेवेंट टॉपिक है फॉर एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताना, हम उस पर भी क्लास जल्दी अपलोड कर देंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।